एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का स्पर्श गद्यखंड का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है डायरी का एक पन्ना और चैप्टर के राइटर का नाम सीताराम सेक्सरिया। अब इस कहानी में है क्या, जैसे ये चैप्टर का नाम है डायरी का एक पन्ना। डायरी वही डायरी जो हम सभी लिखते हैं। हमारे संबंधित जीवन से कोई भी घटना होती है या फिर हमने कोई भी घटना देखी या सुनी होती है, उसे हम डायरी में नोट करते हैं। उसी तरीके से इस डायरी के एक पन्ने में भी कोई एक घटना का पूरा वर्णन किया गया है। अब ये डायरी है किसकी? यह डायरी है सीताराम सेक्सरिया की। सीताराम सेक्सरिया की यह डायरी है। इस डायरी में से एक प्रमुख घटना को उठाकर आपके चैप्टर के रूप में रख दिया गया है। अब इस डायरी में क्या घटना है ये भी देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं राइटर के बारे में, यानी कि सीताराम सेक्सरिया के बारे में। इनका जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में 1892 को हुआ था। इसे आप नोट डाउन करते जाइए। राजस्थान के नवलगढ़ में 1892 को हुआ था। इनका जन्म राजस्थान में जरूर हुआ था, परंतु इनके पूरे जीवन काल का अधिकांश भाग कोलकाता में बीता था। और कोलकाता में ये सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है और रविन्द्रनाथ ठाकुर है, इनके समकालीन थे। इनके समकालीन थे तो इन्होंने आंदोलनों में भी भाग लिया होगा। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाए गए आजाद हिंद फौज में मंत्री के रूप में कार्य किया था। तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और स्वतंत्रता के काफी आंदोलनों में भाग लिया था। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका निधन 1982 में हुआ था। 1982 में इनका निधन हुआ था। इस तरीके से हमने पढ़ा सीताराम सेक्सरिया के बारे में। अब सीताराम सेक्सरिया की जो ये डायरी है, इसमें उन्होंने किस घटना का वर्णन किया है। देखो, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। परंतु 15 अगस्त 1947 से पहले ही हमारा स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता की मांग को लेकर मनाया गया था और यह स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। परंतु सीताराम सेक्सरिया बताते हैं, क्योंकि ये अधिकांश समय कोलकाता में रहे थे, तो ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब कलकत्ता वासियों ने कोई विशेष रुचि नहीं रखी थी, क्योंकि वहां वो लोग इतना नहीं जानते थे या फिर यूं कहें स्वतंत्रता के लिए इतने जागरूक भी नहीं थे। क्योंकि जब भी कोई स्टार्टिंग होती है, अंग्रेजों का समय था, उन्हें किसी ने इस चीज से अवगत ही नहीं कराया था कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी, ना ही इसमें कोई विशेष भाग लिया था। अब बात आती है 26 जनवरी 1931 की। 26 जनवरी 1931 यह दिन कलकत्ता वासियों के लिए, या फिर हम यूं कहें कि पूरे कलकत्ता के लिए या फिर अंग्रेज सरकार के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। अब इस दिन क्या हुआ था? जैसा कि 26 जनवरी 1930 के बाद 1931 आया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के एक साल बाद जब दोबारा से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया या फिर उसकी वर्षगांठ मनाई गई, तब कलकत्ता वासियों ने इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने अपने स्तर से बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि काफी लोग बाहर के कहते थे, मतलब भारत के अन्य लोग कहते थे कि कलकत्ता वासियों ने तो स्वतंत्रता के लिए कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि पूरा एक साल गुजर गया था। फिर इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 2000 रुपए का एक दिन में प्रचार करा दिया गया। सोचो, आज से 90 साल पहले लगभग 2000 रुपए बहुत होते थे। उतने का प्रचार पूरे कलकत्ता में करा दिया गया था और लोगों को जागरूक किया गया स्वतंत्रता के लिए। लोगों को उसके अर्थ और मायनों को बताया गया कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है। लोगों को अवगत कराया गया और कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी सजावटें की गई। शहर के मुख्य चौराहों पर या फिर हम कहें कलकत्ता में बड़ा बाजार चौराहे पर झंडे लगाए गए। जो प्रमुख पार्क होते थे उन पार्कों में झंडे लगाए गए, या फिर हम कहें प्रमुख स्थलों पर काफी झंडे लगाए गए और हर घर में, मकानों पर, विद्यालयों में सभी जगह झंडे लगाए गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें झंडा उत्सव मनाना था। इसलिए उन्होंने सभी जगह झंडे लगाए और कलकत्ता में मकानों पर इतनी सजावट की गई जैसी सजावट कलकत्ता वासियों ने पहले कभी नहीं देखी थी।
सोचो, अंग्रेजों का समय था, तब भी कलकत्ता वासी इतनी सजावट कर रहे थे और स्वतंत्रता को लेकर इतने जागरूक थे। इस तरीके से जब कलकत्ता वासी जागरूक थे तो अंग्रेजों को भी थोड़ा भय होगा कि कहीं ये ज्यादा उपद्रव न मचा दे। इस सभी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने पुलिस बल बढ़ा दिया। प्रमुख चौराहों पर काफी पुलिस लगा दी। पुलिस इतनी तैनात कर दी और उस समय पुलिस घोड़ों से भी चलती थी, यानी कि घुड़सवारी वाली जो पुलिस थी उन्हें भी तैनात कर दिया। और पुलिस की गाड़ियां, जिसमें उन्हें लॉरी बोला गया है, पुलिस की गाड़ियां पूरे शहर में घूम रही थी और लोगों पर निगरानी रख रही थी। इस तरीके से काफी स्थानों पर जो प्रमुख स्थान थे जहां झंडा फहराया जाना था, जैसे प्रमुख पार्क थे, प्रमुख स्थल थे, उन सभी जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। इस तरीके से एक दिन पहले ही उन्होंने भी पुलिस लगा दी और उन्होंने आदेश दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलता है या फिर 2 से 4 व्यक्ति इकट्ठे खड़े होते हैं तो उन्हें किसी भी धारा के तहत, उन्होंने अपने अनुसार अनेक धाराएं बना दी थी कि उन्होंने अमुक धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने भी अपना काम किया, परंतु कलकत्ता वासी भी अपना काम कर रहे। अब आती है प्रमुख स्थलों की बात। मॉन्यूमेंट में जहां सभा होने वाली थी उस स्थान को पुलिस ने 6 बजे ही घेर लिया और काफी पार्कों, काफी प्रमुख स्थलों को भी पुलिस ने घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू, जो विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, वो झंडा फहराने के लिए गए। जैसे उन्होंने झंडा वहां जाकर फहराया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जब प्रमुख व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो और उनके साथ के व्यक्ति होंगे, उनका मनोबल तो वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष थे, उनके साथ में कुछ विद्यार्थियों का एक समूह भी गया होगा। इसलिए पुलिस चाहती थी कि प्रमुख व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो अन्य व्यक्तियों का मनोबल वैसे ही टूट जाए। इसी प्रकार से तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, जिनका नाम है हरिश्चंद्र सिंह, उन्हें झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यही काम कर रही थी कि प्रमुख व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करती जा रही थी। गुजरात सेविका संघ की महिलाओं ने जुलूस निकाला। उन महिलाओं ने जैसे ही जुलूस निकाला तो उस जुलूस में महिलाओं और लड़कियों को भी भारी संख्या में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आती है 11 से 12 बजे की बात। 11 बजे के समय मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया गया। उन बालिकाओं ने झंडा उत्सव तो मनाया, परंतु उन्हें स्वतंत्रता को लेकर कोई विशेष महत्व नहीं रखा, या फिर यूं कहें कि उन्हें स्वतंत्रता को लेकर कोई विशेष जागरूकता नहीं थी, कोई विशेष जानकारी नहीं थी। तो वहां जाकर जानकी देवी और मदालसा ने उन लड़कियों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया और उसके अर्थ तथा महत्व की जानकारी दी। अब 2 से 3 बजे के टाइम पर पुलिस कुछ प्रमुख व्यक्तियों को और गिरफ्तार करने लगी थी, जैसे कि पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। पूर्णोदास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस की सभा का, यानी कि मॉन्यूमेंट में जो सभा होने वाली थी उसका कार्यभार संभाल रहे थे। अब इतनी बड़ी सभा का यदि कोई व्यक्ति कार्यभार संभाल रहा हो, उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो यानी कि सभा में जो काम हो रहा था, जो व्यवस्थाएं थी, वो सभी खराब हो जाएंगी। इस तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आती है 3 बजे की बात। 3 बजे के समय स्त्रियों ने भी अपना जुलूस निकालना प्रारंभ किया और जुलूस निकालते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 4:24 पे झंडा फहराया जाना था। अब ऐसे ही भीड़ इकट्ठी होने लगी। 3 बजे मॉन्यूमेंट में इतनी भीड़ हो गई थी कि इतनी भीड़ कलकत्ता वासियों ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि सभी लोगों को जागरूक किया गया। व्यक्ति जागरूक थे, इसलिए व्यक्ति इकट्ठे भी हो रहे थे और वहां व्यक्ति 3 बजे से पहुंचने लगे थे। कुछ व्यक्ति थे जो अपनी टोलियों में घूम रहे थे और स्वतंत्रता के बारे में कुछ बातें भी कर रहे थे। और इधर जब पुलिस अधिकारी ने सोचा, अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने सोचा जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो कहीं जनता आक्रोश ना पैदा करे, कहीं यह उपद्रव ना मचाए, इसलिए उन्होंने नोटिस निकाला। नोटिस में था कि अमुक अमुक धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, यदि कोई जुलूस निकलता है, यदि कोई सभा में भाग लेता है, तो उन सभी व्यक्तियों को दोषी माना जाएगा, उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परंतु इधर काउंसिल का आदेश भी था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाना है, इसलिए पूरे कलकत्ता वासियों को मॉन्यूमेंट में उपस्थित होना है। हम ये कह सकते हैं कि काउंसिल का खुला आदेश था या फिर खुला चैलेंज था अंग्रेजों के लिए। सोचिए, अंग्रेज का आदेश था, अंग्रेज सरकार का शासन था और उधर काउंसिल इतना बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता के लिए काम कर रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। इस तरीके से सभी कलकत्ता वासी मॉन्यूमेंट में उपस्थित होते जा रहे थे। अब आती है 4:10 की बात। 4:10 4:24 पर झंडा फहराया जाना था। झंडा फहराए जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस 4:10 पर अपने जुलूस के साथ मॉन्यूमेंट में उपस्थित होने लगे। अब उनका जुलूस काफी बड़ा था तो पुलिस ने उनको जुलूस को रोकने की कोशिश की गेट पे। अब पुलिस ने
कोशिश की, परंतु अधिक भीड़ होने के कारण पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस करती है लाठीचार्ज। पुलिस ने पूरी जनता पर लाठीचार्ज किया। उसमें सुभाष चंद्र बोस भी उपस्थित थे, उन पर भी लाठियों का काफी प्रहार किया गया, परंतु वो वंदे मातरम का नारा लगातार बोलते जा रहे थे। अब सोचो, जब बाहर इतनी भीड़ हो रही हो, इतना लाठीचार्ज हो रहा हो, उधर मॉन्यूमेंट में महिलाएं भी बैठी हुई थी, तो महिलाओं ने जाकर उस झंडे को फहरा दिया, क्योंकि यदि लाठीचार्ज ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा बढ़ती है, तो हमारा झंडा फहर नहीं पाएगा। इसलिए महिलाओं ने मॉन्यूमेंट में जाकर झंडा फहराया और पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस को वहीं गिरफ्तार कर लिया। और सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करने के बाद लाल बाजार पुलिस चौकी में उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। अब जब प्रमुख व्यक्ति को ही लॉकअप में बंद कर दिया जाए, तो पूरी जनता वहां बैठकर क्या करेगी? इस तरीके से वहां से फिर लोगों ने जुलूस निकाला और भीड़ के कारण, या फिर यूं कहें कि पुलिस के कारण, पुलिस की लाठियों के कारण छोटे छोटे समूहों में भीड़ बट गई। अब जुलूस निकाला गया। एक जुलूस को धर्मतल्ले के चौराहे पर ही रोक दिया गया। इस जुलूस में 50 से 60 महिलाएं थी। जब उन्हें रोका गया तो वह वहीं चौराहे पर धरना देकर बैठ गई थी, परंतु कुछ समय पश्चात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाल बाजार पुलिस चौकी में, जहां सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था, वहीं इन्हें गिरफ्तार करके पहुंचा दिया गया और इन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब दूसरा जुलूस आता है। दूसरा जुलूस जब विमला प्रतिभा के नेतृत्व में चलाया गया था। विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस चलाया गया तो उसे बहू बाजार पर रोक दिया गया। बहू बाजार ने जैसे ही जुलूस को रोका तो वहां पर महिलाओं ने फिर धरना दिया और करीबन 1 से 1.5 घंटे तक उनका धरना चालू रहा, परंतु कुछ समय पश्चात पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और कहां पहुंचा दिया? वहीं उन्होंने लाल बाजार पुलिस चौकी में पहुंचा दिया था। इस तरीके से पुलिस ने कुछ और प्रमुख व्यक्ति को, जैसे कि ब्रजलाल गोयनका थे और मदालसा थी, मदालसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा कौन थी? जो बालिका महिला विद्यालय में गई थी और लड़कियों को जागरूक किया था। उन मदालसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी पहले कभी नहीं देखी गई थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। 160 लोगों की हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और काफी संख्या में लोग पकड़े गए। पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कुछ पता ही नहीं था। लाल बाजार लॉकअप में महिलाओं की संख्या 105 थी। जब इतना सब कुछ हुआ, वहां के लोगों ने इतने कष्ट सहे, या फिर यूं कहें पुलिस का इतना अत्याचार सहा, परंतु तब भी कलकत्ता वासियों के लिए आज का दिन काफी विशेष रहा, क्योंकि उनके ऊपर से, या कहें कि स्वतंत्रता के लिए जो कलंक लगा हुआ था वो हट गया था। क्योंकि सभी लोग कहते थे कि इन्होंने कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है। आज के दिन का सबसे विशेष काम कलकत्ता वासियों ने ही किया था। इस तरीके से यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।